हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 4 का चैप्टर इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें हमारे 5 यूनिट रहेंगे जिसे हम वन शॉट कवर करेंगे। फुल एक ही वीडियो में हम सारे यूनिट को कवर करेंगे, तो वन शॉट इसे कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम पीवाईक्यू भी देखेंगे, जो हमारे पिछले साल एग्जाम में इंटरनेशनल बिजनेस से कितने कैसे क्वेश्चन आए थे और कितने आए थे, वो सब हम देखेंगे हर यूनिट से, वो भी यूनिट वाइज देखेंगे। तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा आपका एग्जाम। तो आप बेखौफ देखते रहना लास्ट तक इस वीडियो को। इसी वीडियो से सब कुछ आएगा आपके एग्जाम में, तो आप बने रहना। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसका नाम क्या है। यूनिट फर्स्ट का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें हमारे टॉपिक्स जो रहेंगे, सबसे पहला है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। हम मीनिंग पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस की और डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिफरेंस देखे जाएंगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें हम उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे किसका, इंटरनेशनल बिजनेस, ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट, जिसमें हमारे एक्सपोर्टिंग होती है, लाइसेंसिंग होती है, फ्रेंचाइजिंग होती है, जॉइंट वेंचर होते हैं और होलरी ओन्ड सब्सिडरीज भी होती है। फिर हम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे एक एडम स्मिथ ने दे रखा है, डेविड रिकॉर्ड और ओहिलन थ्योरी ने दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, एडवांटेज है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज और एक्सेशन। तो ये सब है हमारे इसी यूनिट में। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे। सो जो हमसे पहले हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम इंटरनेशनल बिजनेस समझने के लिए हमें क्या समझना पहले पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ना आराम से समझना है, पहले बिजनेस क्या होता है वो समझना है। देखो, बिजनेस वो होता है जो रेगुलर बेसिस पे हम करते हैं, रेगुलर बेसिस पे जो काम करते हैं हम, उसे ही बिजनेस कहते हैं, उसे बिजनेस कह देते हैं। और जो बिजनेस हमारे विद इन कंट्री में होता है, विद इन कंट्री में जो होता है, हमारे कंट्री में हो रहा है, जैसे नेशन में हो रहा है हमारे, जैसे नेशन क्या है हमारा, इंडिया है। तो इंडिया में जो है हमारा नेशन है, तो इसमें जब हम कर रहे हैं अपना बिजनेस, तो हम उस बिजनेस को कहेंगे डोमेस्टिक बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस कहेंगे, बिजनेस। ठीक है, बी से डिनोट कर रहा हूं मैं इसे। फिर जब हम उसी चीज को, अगर हम उस चीज को हम एक कंट्री, जैसे हमारी इंडिया है आई से डिनोट और अमेरिका को ए से डिनोट कर रहा हूँ, जब हम एक कंट्री और दो कंट्री मिल के बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस को ही इंटरनेशनल बिजनेस कहा जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस कहा जाता है। तो हमें बस इसी के बारे में पढ़ना है। इसमें से ही एक होता है हमारा बायर, बायर होता है, और एक होता है सेलर, सेलर। एक होता है खरीदने वाला और एक होता है बेचने वाला। चाहे ये भी खरीदने वाले बन सकते हैं या ये भी बेचने वाले बन सकते हैं, जो भी मतलब इनका एक्सचेंज, ये कंपलसरी नहीं, यही बायर रहेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए ये बायर है अभी, और एक सेलर होता ही और एक बायर होता है। मिनिमम इसमें हमारे जो होते हैं कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, मिनिमम 2 मिनिमम होते हैं, जो मिनिमम अगर हमारे इंटरनेशनल बिजनेस मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा आई होप समझ आ गया होगा क्या मैंने इंटरनेशनल की डेफिनेशन बताई। तो अब ढंग से समझेंगे हम इंटरनेशनल की डेफिनेशन क्या होती है, अब आपको प्रॉपर समझ आएगी। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू कमर्शियल ट्रांजेक्शन, जैसे कि सच एज सेल्स, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। तो ये क्या कह रहा है, जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है ये भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं। जैसे कि सेल्स में करते हैं, हम सेल्स करते हैं मतलब बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं किसी चीज के दूसरे उस पे, और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर, टू और मोर मैंने क्या बोला आपको, दो और दो से ज्यादा जो कंट्री मिल के जब करती है, तो उसको ही कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा ये। फिर डेफिनेशन बता रखी है हमारी, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व्स ऑल बिजनेस एक्टिविटी। इसमें इंटरनेशनल बिजनेस में सारी बिजनेस की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, डेट क्रॉस नेशनल बाउंड्री। मैंने बोला ना, जो नेशनल बाउंड्रीज से क्रॉस कर जाता है, जो विद इन कंट्री से बाहर चला जाता है, जैसे डोमेस्टिक कंट्री से हमारे बाहर चला जाता है। जैसे इंडिया से बाहर हम अमेरिका से कर रहे हैं बिजनेस, चाइना से कर रहे हैं, तो वो हमारे इंडिया से बाहर चला गया। और कोई होता है सिर्फ इंडिया इंडिया में बिजनेस करता है, तो उसे डोमेस्टिक बिजनेस कहते हैं। और जो इंडिया से बाहर करके दो
दो से ज्यादा कंट्रियों में बिजनेस कर रहा है, दो या दो से ज्यादा कंट्री में बिजनेस कर रहा है, उसको ही इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं हम। तो वही बता रखा है। और फिर उसमें कह रखा है इंक्लूडिंग है ट्रेड, जैसे कि गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और नॉलेज। इस ट्रेड में है हमारे गुड्स की भी हम ट्रेड करते हैं, सर्विसेज की भी ट्रेड करते हैं, कैपिटल की भी ट्रेड करते हैं, टेक्नोलॉजी की भी ट्रेड करते हैं और नॉलेज की भी ट्रेड करते हैं। गुड्स सामान होता है, सर्विस सेवा होती है, कैपिटल पूंजी होती है, टेक्नोलॉजी आप जानते हो, नॉलेज हमारी विद्या होती है। नॉलेज अभी जो हम आप नॉलेज ले रहे हो, यही नॉलेज ही तो है, आप नॉलेज ले रहे हो इस चैप्टर की, तो नॉलेज है। तो हमें बस इतना ही इस वाले में समझना है। फिर जो दूसरा टॉपिक आएगा हमारा, उसमें हमें डिफरेंस देखने हैं इन दोनों के बीच में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्या होता है। फिर जो बता रहे हैं अब आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। डोमेस्टिक बिजनेस स्कोप देखो, पहले स्कोप, डोमेस्टिक बिजनेस में क्या स्कोप रहता है, विद इन वन कंट्री। मैंने बताया ना, डोमेस्टिक बिजनेस जो होता है वो इंडिया समझ लो, इंडिया जो है हमारा, उस वो सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस करेगा, उसे कहा जाएगा डोमेस्टिक बिजनेस। ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज, जब हम एक से दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कंट्री में अगर बिजनेस करते हैं तो उसे इंटरनेशनल कहते हैं। तो वही बता रहा, ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज। फिर करेंसी जो हमारी इन्वॉल्व होती है, इसमें लोकल करेंसी होती है जैसे हमारी रुपी है, और इसमें इन्वॉल्व होती है फॉरेन करेंसी। किसमें इन्वॉल्व होती है फॉरेन करेंसी, इंटरनेशनल बिजनेस में। फिर लॉ रेगुलेशन हम किसे फॉलो करना पड़ता है डोमेस्टिक बिजनेस में, इसे जो करना पड़ता है डोमेस्टिक लॉ के, जो हमारे इंडिया के गवर्नड है मतलब गवर्नमेंट जो है, उनके हमें लॉ फॉलो करने हैं, और इसमें इंटरनेशनल और फॉरेन लॉ को फॉलो करना है। रिस्क क्या होता है इसमें, लोअर रिस्क होता है, कम से कम रिस्क होता है, और उसमें हायर रिस्क रहता है, जैसे कि पॉलिटिकल के वजह से, और लीगल और करेंसी फ्लक्चुएशन के वजह से। फिर जो हमारा कल्चरल डिफरेंसेस होता है, इसमें लेस डाइवर्सिटी होती है, उसमें हाई कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। फिर उसके बाद जो हम तीसरा टॉपिक करेंगे, तीसरा टॉपिक में हमें क्या समझाया गया, इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें हम पहले मार्केट एक्सपेंशन के बारे में, रिसोर्स एक्सेस और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सेस टू न्यू एंड लार्ज मार्केट, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेशनल, तो आप ही नया नया चीजें देखेंगे और लार्ज मार्केट आपको देखने के लिए मिलेगी, वही का है मार्केट एक्सपेंशन में। रिसोर्सेज एक्सेस क्या होती है, रिसोर्सेज एक्सेस ये होती है जो अवेलेबल हमारी रॉ मटेरियल है, वो ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है। रॉ मटेरियल जैसे कि आप कपड़ा पहनते हैं तो वो किस चीज का बनता है, कॉटन का बनता है, जस्ट एग्जांपल कॉटन का कपड़ा बनता है। उस कपड़े को ही, वो जो कॉटन है और जो कपड़ा है, कपड़े को रॉ मटेरियल नहीं कहेंगे, उसे फाइनल गुड्स कहते हैं, और उसे ये जो जिससे बन रहा है उसे ही रॉ मटेरियल कहा जाता है। तो रॉ मटेरियल के बारे में आपको ढंग से समझ आ गया होगा, रॉ मटेरियल किसे कहते हैं। एक एग्जांपल और है, जैसे हम चाय बनाने के लिए, टी बनाने के लिए हमें मिल्क की जरूरत पड़ती है, तो वो मिल्क से ही बनता है ना चाय, टी बनती है। तो रॉ मटेरियल कौन हुआ, रॉ मटेरियल हमारा मिल्क हुआ। तो अब तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा रॉ मटेरियल क्या होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल भी और टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप जानते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या कहता है, कॉस्ट एडवांटेज एंड इंक्रीज प्रॉफिट। जो हमारा कॉस्ट है उसकी एडवांटेज रहती है और इंक्रीज होती है हमारी प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हमारी इंक्रीज होती है इंटरनेशनल बिजनेस करने से। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, बेरोजगारी खत्म करते हैं और रोजगार लाते हैं। क्रिएट ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाते हैं जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। बहुतों का नौकरी आती है किसके वजह से, इंटरनेशनल बिजनेस के वजह से। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसके वजह से, इंटरनेशनल बिजनेस के वजह से। जैसे बूस्ट जीडीपी एंड ट्रेड सरप्लस आ जाता है। जीडीपी जो है हमारी वो बूस्ट हो जाती है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ट्रेड सरप्लस जब होता है जब हम एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा रहता है, इंपोर्ट कम रहता है। एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है जब हम किसी सामान को दूसरे देश में भेज रहे हैं, जैसे कि जस्ट एग्जांपल, आपको पूरा एग्जांपल समझाऊंगा ट्रेड सरप्लस का, तो ध्यान से देखो। तो देखो पहले ट्रेड सरप्लस का हम पूरी तरीके से एग्जांपल समझते हैं। ट्रेड सरप्लस क्या होता है, ट्रेड सरप्लस जो है हमारा, ट्रेड सरप्लस में हमारे दो आइटम होते हैं, जैसे कि एक होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हो गया, और एक होता है इंपोर्ट।
अब इन दोनों को समझना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। आपका एक बिजनेस है और आप इंडिया में हो, इंडिया में और अमेरिका में भेज रहे हो सामान, तो जो आप भेजोगे सामान ना, तो उसे ही एक्सपोर्ट कहा जाएगा, और आप अगर ले रहे हो सामान उससे तो वो इंपोर्ट कहा जाएगा। अब तो आपको समझ आ गया होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होगा। जस्ट एग्जांपल, हम कुछ भी सामान मंगा रहे हैं इंडिया में अमेरिका से, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम कुछ भी सामान अपना भेज रहे हैं दूसरी कंट्री में तो उसे एक्सपोर्ट कह रहे हैं। तो वही होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अभी ट्रेड सरप्लस क्या है वो समझना पड़ेगा। जो ट्रेड सरप्लस ये होता है जब हम व्यापार में ज्यादा से ज्यादा कर पाते हैं। तो देखो, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो ट्रेड सरप्लस होगा। ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है पॉजिटिव चीज, जिससे हमारी हमारी जीडीपी में ग्रोथ आती है, इकोनॉमिक में ग्रोथ आती है। एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो ज्यादा इनकम आएगी और ज्यादा खर्चे नहीं। इंपोर्ट कम करेंगे, हम सामान ज्यादा कम मंगवा रहे हैं तो मतलब हमारी दूसरी कंट्री वाले से ज्यादा अपनी कंट्री वाले को फायदा हो रहा है, तो इस वजह से ट्रेड सरप्लस होता है। उसी जगह ट्रेड डेफिसिएट भी होता है, जो इसका उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि ये चीज है, इंपोर्ट ज्यादा रहती है, हम ज्यादा सामान मंगवाते हैं उससे, पर एक्सपोर्ट कम करते हैं अपने। एक्सपोर्ट जो है हमारी, जैसे दूसरा देश है वो हमसे कम मंगवाता है सामान, तो ये हमारे लिए घाटा है। और जब हम इंपोर्ट ज्यादा करने लग जाते हैं तो वो भी हमारे लिए घाटा है। तो यही चीज होती है और ट्रेड डेफिसिएट कहा जाता है। ट्रेड सरप्लस का मतलब यही होता है। ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है एक्सपोर्ट EX से डिनोट कर रहा हूँ, इंपोर्ट IM से कर रहा हूँ। जब एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा उसे ही कहेंगे, इंपोर्ट से ज्यादा रहेगा तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रेड सरप्लस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो, बहुत डीपली समझाया जा रहा है इधर। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और आगे भी शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों से। तो इसके बाद हमें जो टॉपिक पढ़ना है, हमें डाइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। डाइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बारे में पढ़ना है, फिर लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, मार्केट एक्सपेंशन, कॉस्ट एफिशिएंसी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में पढ़ना है हमें। तो जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, ये टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है आजकल में, जैसे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में हो रही है। कम्युनिकेशन बातचीत जो हम करते हैं, और ट्रांसपोर्ट करते हैं जब हम कुछ सामान को, तो उसे ही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कहते हैं। एडवांस हो रही है आजकल टेक्नोलॉजी, ये कह रहे हैं ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर मतलब व्यापार में जितनी भी बाधाएं आती थी उस चीज को रिमूव कर दिया गया। अब इतनी कठिनाइयां नहीं आती ट्रेड करने में किसी भी कंट्री को किसी से भी कंट्री से। तो यही लिबरलाइजेशन का मतलब है। लाइसेंस खत्म कर देते। पहले के टाइम पे लिबरलाइजेशन था, जैसे कि हमारी पहले की सरकार थी जो पुराने इंडियन इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखा है, जो कहते हैं हमारा जो पहले सरकार थी जब बहुत पुरानी 90 कुछ करती है डेट थी अप्रोक्स, मुझे पता नहीं अभी। तो उसमें क्या था, लिबरलाइजेशन का सिस्टम था। उसमें क्या था, हम दूसरी कंट्री से व्यापार नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। तो अब वो चीज हट चुकी है, तो ट्रेड बैरियर हमारा हट गया, रिमूवल हो गया। तो वही कहा है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड में, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर। मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है, ग्लोबल डिमांड हो रही है किस चीज की, गुड्स और सर्विसेज की। ग्लोबल वाले जितनी भी ग्लोबल में डिमांड्स है गुड्स और सर्विसेज की, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट जो है हमारी कम से कम हो रही है। कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब है लो कॉस्ट, एफिशिएंसी का मतलब होता है लो कॉस्ट में काम करना। तो यही जो है हमारी कॉस्ट जो है वो कम लग रही है आउटसोर्सिंग पे और लो लेबर कॉस्ट, ठीक है, आउटसोर्सिंग और लो लेबर कॉस्ट पे। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में भी बता रखा है। ग्लोबल जो हमारी कंपटीशन होती है, फर्म सीकिंग इंटरनेशनल ग्रोथ, जो फर्म सीकिंग है, जो फर्म को जरूरत है इंटरनेशनल ग्रोथ की, ये सब बता रखा है इस ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में। फिर इसके बाद जो हमारा बता रखा है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट। जो हमारे मोड्स हैं एंट्री करने के इंटरनेशनल मार्केट में, क्या क्या चीज है। जैसे एक्सपोर्टिंग है, मैंने आपको एक्सपोर्ट के बारे में बताया, लाइसेंसिंग है, फ्रेंचाइजिंग है, जॉइंट वेंचर है, होली आउंड सब्सिडरीज है। तो इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं पहले। जैसे सेलिंग प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट, जब हम किसी सामान को बेचते हैं दूसरी कंट्री में, फॉरेन में मार्केट में, तो उसे ही एक्सपोर्टिंग कहते हैं। लाइसेंसिंग, परमिटिंग ए फॉरेन फर्म टू यूज इंटरनेशनल
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हम लाइसेंस लेते हैं किसी चीज के लिए भी, परमिशन के लिए, तो उसे ही लाइसेंसिंग कहते हैं। फ्रेंचाइजिंग अलाउइंग फॉरेन फर्म टू ऑपरेट अंडर योर ब्रांड, जैसे कि हमारा कोई सा भी ब्रांड होता है, जैसे समझ लिए स्विगी है, उसकी अलग ब्रांच भी हो सकती है दूसरी कंट्री में, तो वही फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है उस चीज के लिए, तो उसे ही फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। अलाउ करते हैं फॉरेन फर्म टू ऑपरेट करो, अपना जो उनका ब्रांड है हम ऑपरेट कर सकते हैं उनके ब्रांड को अपने अंडर में। जॉइंट वेंचर क्या कहता है? जॉइंट वेंचर जो पार्टनरशिप विद अ फर्म फॉरेन कंपनी, जब हम फॉरेन कंपनी से पार्टनरशिप कर लेते हैं तो उस चीज को ही जॉइंट वेंचर कहते हैं। होली ऑन्ड सब्सिडरीज जब दी जाती है, फुल ओनरशिप इन फॉरेन कंट्री, सारी जितनी भी ओनरशिप है वो फॉरेन कंट्री को दी जाती है, होली ऑन्ड सब्सिडरीज। तो इसमें बस इतना ही बता रखा है, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट। तो इसके बाद छठा जो है हमारा, छठे को समझना है, छठा क्या कहता है? थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें भी हमारे जो एडम स्मिथ है, डेविड रिकॉर्ड है, और ये ओहलिन थ्योरी है, हैक्सशर है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो इसमें जब सबसे पहले हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। तो ये क्या कहते हैं? कंट्री शुड प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स, अ कंट्री शुड प्रोड्यूस ओनली दोज गुड वेयर इट इज मोर एफिशिएंट ट्रेड बेनिफिट बोथ कंट्री। क्या कहना चाह रहे हैं? जो एक कंट्री है वो उस चीज को प्रोड्यूस करती है ओनली दोज गुड्स जो एफिशिएंट होता है लो कॉस्ट में, मोस्ट लो कॉस्ट में, मतलब मोस्ट एफिशिएंट को क्या कहते हैं? लो कॉस्ट में जब हम काम करते हैं उस चीज को वो कंट्री प्रोड्यूस करी जाती है। ट्रेड बेनिफिट बोथ कंट्री, हर कंट्री को, जितनी भी कंट्री है उनको ट्रेड बेनिफिट होता है, व्यापार में फायदा होता है। फिर जो हमारे डेविड रिकॉर्ड ने उन्होंने बोला है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो दी है, अ कंट्री शुड specializes in good where it has a lower अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इनकी लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है जब हम गुड्स को स्पेशलाइज कर देते हैं, तो इस वजह से वो कंट्री में हमारी लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। तो ये बता रखा है किन्होंने? डेविड रिकॉर्ड है। फिर कह रहे हैं इवन इफ अ कंट्री हैज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज एब्सोल्यूट होते हैं, ट्रेड कैन स्टिल बी बेनिफिशियल, जो हमारा व्यापार है वो बेनिफिशियल हो जाता है। इनकी ये थ्योरी थी। फिर हैक्सचर ने होलिन थ्योरी दी है, जिन्होंने कहा है ट्रेड इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर एंडोमेंट्स, जैसे कि लेबर कैपिटल। अ कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स डेट यूज इट्स एबंडेंट रिसोर्सेज, जो कंट्री है एक्सपोर्ट करती है गुड्स को, किस चीज को गुड्स एक्सपोर्ट करती है? किस चीज को? एबंडेंट रिसोर्सेज को। और ये जो है हमारे फैक्टर एडोमेंट, इसे कौन कौन से? लेबर है और कैपिटल है, और भी बहुत से ETC लिख रखा है। फिर उसके बाद जो है हमारा हम अब दूसरा यूनिट स्टार्ट करते हैं। दूसरा यूनिट का नाम क्या है वो पहले समझते हैं। दूसरा यूनिट जो है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। जो हमारी इंटरनेशनल बिजनेस है उसकी इन्वायरमेंट क्या है उसके बारे में इस यूनिट में बात की जाएगी। तो टॉपिक जो है हमारे इसमें मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, तो हमें पहले मीनिंग पढ़नी है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। फिर कंपोनेंट देखने हैं इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में, जैसे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, सोशल और कल्चरल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिर पेस्टल एनालिसिस देखेंगे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, और रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग देखेंगे, और EU, नाफ्ता, एशियन, सार्का, ब्रिक्स, इस चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर रोल ऑफ WTO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में, चैलेंजेस फेस्ड बाय बिजनेस इन द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बहुत बेनिफिशियल वीडियो रहेगी। और जितने भी आप सभी के दोस्त हैं तो उनको प्लीज शेयर करना। मैंने बहुत ये नोट्स जो हैं ये बहुत बेनिफिशियल हैं और ये बहुत मेहनत करके बनते हैं, तो आप इस चीज को सपोर्ट करना और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। और आगे जो आपको वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट में लिखना। तो हम सबसे पहले टॉपिक्स पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कहता है? द इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर टू all external forces that affect a company ability to operate in international market।
दिस इंक्लूड, अब ये बाद में पढ़ेंगे दिस इंक्लूड्स के बारे में, पहले इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कहता है। जो ये है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, ये जो एक्सटर्नल फोर्स होती है, जो बाहरी फोर्स होती है, ये अफेक्ट करती है कंपनी की एबिलिटी, योग्यता पे टू ऑपरेट करने में इंटरनेशनल मार्केट को, ऑपरेट करने में इंटरनेशनल मार्केट को। इसमें ही इंक्लूड होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, ये सब इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं। बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में ये सब इंक्लूड होता है जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर दैट वेरी कंट्री टू कंट्री, हर कंट्री टू कंट्री ये वेरी करते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही बता रखा है। दूसरा टॉपिक जो है हमारा कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट किसके कंपोनेंट? इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में। तो सबसे पहला जो है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम जैसे कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट क्या होती है? जहां पे कैपिटलिस्ट मतलब जहां एक इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल के डिमांड को देख के हम मार्केट को डिसाइड करते हैं। इंडिविजुअल की डिमांड को देख के हम मार्केट को डिसाइड करते हैं, उसे कैपिटलिस्ट कहते हैं। जैसे यूएसए में है, यूएसए इसका एग्जांपल रहेगा। सोशलिस्ट वो होते हैं जहां पे गवर्नमेंट जो होती है, हमारी गवर्नमेंट, उसके हिसाब से ही रूल बनते हैं, उसके हिसाब से ही हम सामान बेच सकते हैं। तो ये है उस नॉर्थ कोरिया में है, या अभी रिसेंटली पता नहीं है, पर नॉर्थ कोरिया में। मिक्स्ड जो होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जो हमारी इंडिया है, जो ये दोनों होती है, ये कैपिटलिस्ट भी होते हैं, सोशलिस्ट भी होते हैं। इसमें गवर्नमेंट के उस पे भी देखा जाता है और इंडिविजुअल के तरह भी देखा जाता है। तो ये भी आपको ढंग से समझ आ गया क्या कहना चाहते हैं। फिर इसके बाद है उसमें क्या क्या दे रखा है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब दे रखा है हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, जैसे कि जीडीपी के वजह से, इन्फ्लेशन के वजह से, इंटरेस्ट रेट्स के वजह से, लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज के वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से। फिर पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट में क्या कह रखा है, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, जब हम स्टेबल रहती है हमारी गवर्नमेंट, ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ लाती है। टैरिफ का मतलब टैक्सेस होता है, टैक्सेस जो बढ़ा देती है गवर्नमेंट, वो ट्रेड पॉलिसी में। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लो जब आ जाता है तो उस वजह से भी इन्वायरमेंट में अफेक्ट पड़ता है। किसके इन्वायरमेंट को? इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में। तो ये जो कंपोनेंट है ना, ये अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट को। तो यही बता रहा कि इन वजह से ना हमारे इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में अफेक्ट पड़ता है। फिर लीगल सिस्टम जैसे कि कॉमन लॉ, सिविल लॉ, तो इनके वजह से भी अफेक्ट पड़ता है। जो तीसरा हमें पढ़ना है सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, जैसे लैंग्वेज के वजह से भी, रिलीजन के वजह से, वैल्यूज, एजुकेशन एंड लिटरेसी लेवल के वजह से भी ये भी अफेक्ट करते हैं किससे? इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट को। कंज्यूमर बिहेवियर एंड टेस्टेड, सोशल नॉर्म्स एंड एथिक्स। एथिक्स मतलब कानून, हमारे एथिक्स जो होते हैं, कानून होते हैं, नियम होते हैं, एथिक्स जो होते हैं। फिर हमारे टेक्नोलॉजिकल है इन्वायरमेंट, उसमें क्या क्या होता है, लेवल ऑफ इनोवेशन मतलब क्रिएटिविटी, आइडियाज जो होते हैं हमारे, न्यू आइडियाज, उसे इनोवेशन कहते हैं। एसिस्ट टू इंटरेस्ट, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टूल्स, जो हमारे इंटरनेट के एसेस बढ़ते जा रहे हैं और कम्युनिकेशन टूल्स भी बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है और ऑटोमेशन एंड एआई ट्रेंड भी हो रहा है। तो ये एआई के बारे में तो आप जानते ही हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेंड की वजह से भी हमारे टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में अफेक्ट पड़ रहा है। किसको अफेक्ट पड़ रहा है? इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को पड़ रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट पड़ रहा है इन चारों के वजह से। पहला क्या था हमारा? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, फिर दूसरा है हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, फिर जो तीसरा है हमारा सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, और चौथा है जो हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो इन वजहों से अफेक्ट पड़ रहा है। उसी के हिसाब से अब ये तीसरा जो हमारा टॉपिक है, तीसरा जो पेस्टल एनालाइज करेंगे, टूल्स टू एनालाइज द इन्वायरमेंट। तो इसमें फैक्टर दे रखा और डिस्क्रिप्शन दे रखा। फैक्टर हमारा पॉलिटिकल जो अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, रेगुलेशन है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन होती है। रेस्ट्रिक्शन में वो पाबंदी होती है, ट्रेड की पाबंदी। इकोनॉमिक में क्या क्या हो जाता है? ग्रोथ रेट्स ज्यादा हो जाता है, इन्फ्लेशन, मंदी और एक्सचेंज रेट्स हो। सोशल में क्या होएगा? कल्चरल, डेमोग्राफिक और लाइफस्टाइल ट्रेंड्स हो सकती है। टेक्नोलॉजी में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन और ऑटोमेशन। लीगल में लॉ, एम्प्लॉयमेंट, रेगुलेशन, पेटेंट लॉ, ठीक है।
इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल में सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल लॉस, कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। इसमें ये हमारे पेस्टल एनालिसिस में है, इसमें हमें बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद है चौथा रीजनल, रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग क्या कहते हैं हमारा, दीज आर एसोसिएशन, एक ये एसोसिएशन है मतलब फॉर्म है, फॉर्म्ड बाय कंट्रीज टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को ये प्रमोट करता है कंट्री में, किसके कंट्री में, बाय कंट्री फॉर्म्ड एसोसिएशन, अपने फॉर्म को जो ये कंट्री, जो हमारी कंट्री में फॉर्म होती है उस चीज को ही प्रमोट करता है कौन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें यही बता रखा है, तो इसमें ही दे रखे EUNAFTA, ASEAN बोल सकते हैं, सार्क मतलब ऐसी याद करने के लिए, और ब्रिक्स बोल सकते हैं। तो EU का मतलब बता रखा है यूरोपियन यूनियन। तो देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है आराम से। इसमें क्या बता रखा है, यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड, मतलब फ्री ट्रेड मतलब कोई फ्री का मतलब ये नहीं, फ्री, फ्री का मतलब जैसे कि तुम्हें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी चीज की पाबंदी नहीं लगी रहेगी, व्यापार करने में कोई टैक्सेस का वो नहीं रहेगा, टेंशन किसी चीज की, कॉमन पॉलिसीज रहेंगी अमंग यूरोपियन नेशन में, यूरोपियन नेशन में, ठीक है। तो इसमें EU में यही बता रखा। फिर NAFTA के बारे में, नाउ इसे कहा जाता है USMCA, इसमें ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन USA और कनाडा और मैक्सिको। इन सब तीनों जो है कंट्री, USA, कनाडा, मैक्सिको, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें याद रखना है आप सभी को कौन कौन से देश हैं, USA, कनाडा, मैक्सिको। किसमें किसमें हमारे NAFTA, जिसे अब नाउ किसे क्या कहा जाता है, USAMCA। USA का USA हो गया, USA, M से हो गया मैक्सिको, और CA से कनाडा हो गया। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। फिर क्या है, एशियन, एशियन में बोल रहा हूँ, ASEAN, जिसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया में। सार्क में कौन है, साउथ एशियन रीजनल डेवलपमेंट ग्रुप के बारे में बताते हैं। ब्रिक्स में एमर्जिंग करते हैं इकोनॉमिक, जैसे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो उसी को B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, और S से साउथ अफ्रीका। तो ये बता रखा है इसमें रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग में। फिर उसके बाद हमारा जो है रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये कहता है, इसमें भी सब पॉइंट है हमारे, जैसे WTO है, IMF है, इसे वर्ल्ड बैंक है, इन सबको डिटेल पढ़ना है हमें। तो वर्ल्ड जो WTO है इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है ये आप पहले समझे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जहां पे जैसे इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है हमारा, तो उसका कोई वो ऑर्गेनाइजेशन भी तो होना चाहिए जो उन सारे देशों की जो है बिजनेस, उस चीज को वो हैंडल कर सके एक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो बहुत सारे CM को हैंडल करते हैं, जितने भी उनके नीचे CM है तो उन सबको हैंडल करते हैं हमारे कौन, PM। किसको हैंडल करते हैं, CM को, और CM अपने उससे नीचे। तो ऐसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हर कंट्री के जो भी बिजनेस होते हैं, उन ट्रेड होते हैं, उस चीज को वो मैनेज करते हैं। तभी कहा गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड, देख रहे हो, रेगुलेट करता है किस चीज को, उसको रेगुलेट करता है ग्लोबल ट्रेड को। सेटल करता है ट्रेड डिस्प्यूट्स, मतलब जो लड़ाई झगड़ा होता है उस चीज को, व्यापार में उस चीज को भी सेटल करता है। कौन करता है, WTO। प्रमोट करता है फ्री एंड फेयर ट्रेड, मतलब अच्छे से काम करो, झूठ काम नहीं, जिसमें तुम झूठ बोल के किसी चीज को व्यापार कर रहे हो वो गलत काम नहीं होना चाहिए, आप सब कुछ सच्चाई बता के रखिए, उसमें फ्री ट्रेड और फेयर ट्रेड रखना है। तो ये प्रमोट करता है वो। फिर जो हमारा IMF क्या होता है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो हमें ये है जैसे कि हमें लोन देता है, कभी हमारी कंट्री में कुछ हो गया फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, कंट्री में प्रोवाइड करता है, और एक्सचेंज रेट को स्टेबलिश करता है, प्रमोट करता है ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। तो यही सब बता रखा है इसमें, क्या कह रखा है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस और टू कंट्री, स्टेबलाइजिंग एक्सचेंज रेट, और प्रमोट किसे करता है, ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम IMF कहते हैं, तो इसमें इतना ही है। फिर वर्ल्ड बैंक आता है, जो हमारे सारे देशों का बैंक होता है, वर्ल्ड
बैंक उसे प्रोवाइड करता है ये लोन एड टू डेवलपिंग कंट्री, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, इस वजह से। और फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और वर्क टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को हटाने के लिए। तो इतना ही है इस वाले रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो हमारा जो छठा है चैलेंजेस इन इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैलेंज रहेगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखो ये चैलेंजेस है, मतलब चैलेंज है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए। जो हम अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो उसके इन्वायरमेंट जो है ना, उस इन्वायरमेंट में ये सारे चैलेंज रहेंगे। कौन कौन रहेंगे, तो ये उन्हीं के बारे में बता रखा है। पॉलिटिकल के इंस्टेबिलिटी रहती है, अगर हमारी जो है पॉलिटिकल, कभी कोई और बन जाता है पीएम, कभी कोई और पीएम बन जाता, तो ये ऐसे हो जाता है, तो ये इंस्टेबिलिटी रहेगी। ट्रेड बैरियर भी रहती है, टैक्स की टैरिफ, जैसे अभी ये ट्रम्प है वो अभी ट्रेड बैरियर लगा रहे हैं, जैसे टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं चाइना में इतने बैरियर लग गए, टैरिफ लगाए जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। अगर आप हमसे एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो तो हम इतने आपको टैक्स लगा के देंगे। तो वही टैरिफ होते हैं, वही ट्रेड बैरियर होते हैं, व्यापार में हम पाबंदी ला रहे हैं, तो वही चीज होती है। फिर करेंसी फ्लक्चुएशन होती है, हमारी जो करेंसी फ्लक्चुएशन है, हमारी जैसे रुपी है उनकी डॉलर होती है यूएसए की, तो वो फ्लक्चुएशन में चैलेंजेस होते हैं। जो हमारे पास वो अगर है नहीं डॉलर, तो हम फ्लक्चुएट कैसे कर सकेंगे। तो कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। कल्चरल जो है, जो हमारी वो संस्कृति जो होता है हमारी, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम सब ये सारे मिलके कल्चरल ही है ना, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। तो इस वजह से भी इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। फिर लीगल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, लीगल में जो कानून के उसमें है उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। टेक्नोलॉजी गैप भी हो जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल गैप्स भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो हमारे चैलेंजेस इन इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में बस इतना ही बता रखा है हमें। तो इसके बाद जो हमारा यूनिट 3 है, जिसे हमें इसके नाम से जाना जाता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये देखो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है ट्रेड, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक हमें करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे हम बीओपी कह जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इम्पोर्टेंस एंड इम्पोर्टेंस का, एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसमें फिक्स्ड फ्लोटिंग मैनेज फ्लोट के बारे में हमें समझना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जिसे कहते हैं, मीनिंग टाइप्स, मेरिट एंड डीमेरिट, इंटरनेशनल पोर्टफोलियो के बारे में, ट्रेड बैरियर के बारे में जैसे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। तो मैंने देखो अभी ट्रेड बैरियर के बारे में आपको थोड़ा मोड़ा तो बताया था, तो और बताएंगे डिटेल में। इसके बाद जो सबसे पहले टॉपिक करेंगे, पहला जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये बताया गया है इसमें। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन बताई गई है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। क्या कहना चाह रहा है ये, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है किस चीज की, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, चाहे बिटवीन रेसिडेंस जो है हमारी कंट्री में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब हमारी कंट्री का है भी नहीं, स्पेसिफिक पीरियड के बारे में। तो वही है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हम इनफ्लो और आउटफ्लो करते हैं। जैसे हमारे कैश आ रहा है तो उसे इनफ्लो कहेंगे, और कैश जा रहा है तो उसे आउटफ्लो कहते हैं। उस चीज को रिकॉर्ड जो करता है उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। फिर मेन कंपोनेंट इसके क्या क्या है। करंट अकाउंट में ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड हम जब व्यापार करते हैं गुड्स का, जो हमें गुड्स सामान का व्यापार करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में मैंने आपको फुल डिटेल बता दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेड करते हैं हम सर्विसेज का भी। सर्विसेज जो सेवा होती है, जैसे लॉयर सेवा ही देती है हमें, लॉयर सेवा देते हैं, डॉक्टर सेवा देते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट सेवा देती है, तो ऐसे ही सेवा देते हैं, पुलिस सेवा दे रही है, टीचिंग जो होती है वो भी एक सर्विसेज ही होती है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके पेरेंट्स पूछेंगे क्या सामान लेके आया, तो बोलोगे नहीं मैं तो कुछ सामान नहीं लेके आया हूँ, सेवा लेके आया हूँ, मतलब मैं समझ के आया हूँ। अब वो दिखा तो नहीं सकते, पर आपके अंदर जो नॉलेज आई है वो आपके अंदर रहेगी, वो सर्विसेज है। तो वही होती है सेवा, जो दिखती नहीं है पर होती है। ठीक है, फिर और इनकम डिविडेंड, जिसमें डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट होता है। डिविडेंड क्या होता है, जब हम
शेयर्स का जो छोटा सा पार्ट होता है उसे ही शेयर्स जो होती है हमारी, उसका जो छोटा सा पार्ट होता है उसे ही डिविडेंड कह देते हैं, डिविडेंड कह देते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जानता, आपको बस याद करना है, इंटरेस्ट होता है, पर भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, जिससे आपको थोड़े आइडियाज रहे, जो आप पेपर में आराम से ये नोट से लिख सकेंगे। करंट ट्रांसफर करा जाता है जिसमें रेमिटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट का आपने ढंग से कंपोनेंट समझ लिया। फिर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ जाता है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, जो हम ट्रांसफर करते हैं अपने कैपिटल असेट को, जैसे कि डेट, फॉरगिवनेस और डोनेशन। तो ये जो हो जाते हैं ना ट्रांसफर कैपिटल एसेट, ये कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। फिर फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है हमारा, फाइनेंशियल अकाउंट, उसमें क्या हो जाता है, फाइनेंशियल अकाउंट जो है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन पोर्टफोलियो, लोन एंड बैंकिंग कैपिटल आ जाती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और लोन एंड बैंकिंग कैपिटल आ जाती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के में हमें बस इतना ही समझना था। फिर उसके बाद जो हमारा पढ़ना है हमें एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें पहले सिस्टम और फीचर देखना है हमें। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले हमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में समझना है। जो ये रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। तो देखो, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जब फिक्स्ड रेट जो होता है ना हमारा, जो उसे वो गवर्नमेंट रखती है, सेंट्रल बैंक रखती है, तो उस चीज को ही ना हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहा जाता है। और जैसे कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू देखा जाता है। जो हमारा रेट है, जैसे कि हमारा कुछ भी सामान है, उसका रेट किसके थ्रू रखना है, वो गवर्नमेंट अगर करती है तो उसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। और अगर कोई मार्केट डिमांड और सप्लाई के उस पे देख रहा है, डिमांड और सप्लाई के थ्रू देख रहा है, तो उस चीज को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल भी दे रखा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का, यूएसडी INR टूड है। और फिक्स्ड एक्सचेंज ब्रेटन वुड सिस्टम, ये गवर्नमेंट के हिसाब से रेट दिया जाता है और ये मार्केट के डिमांड और सप्लाई के रेट से दिया जाता है। और मैनेज फ्लोट का मतलब ये क्या है, जैसे कि हम कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में और फिर मिक्स्ड था, तो वो क्या था, मिक्स्ड क्या था, जो दोनों का होता है ना, जो दोनों मिला के होता है उसे ही मैनेज फ्लोट कहते हैं। वैसे ही मिक्स्ड में भी क्या था, सोशलिस्ट और सोशलिस्ट और उसको मिला के दोनों मिल गए थे। तो ऐसे इसमें भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को मिला के मैनेज्ड फ्लोट मिल गए हैं, तो उस चीज को ही मिक्स बोथ। देखो क्या क्या है, पार्शियल कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और आ मिक्स बोथ, मतलब गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर सकती है, रेट चेंज कर सकती है, और मार्केट के डिमांड और सप्लाई के बेस पे भी देखा जाता है। तो इसके बाद बस ये एक्सचेंज रेट सिस्टम है, हमें इतना ही समझना था। फिर उसके बाद हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में समझना है, जिसे हम FDI भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन दे रखी है, FDI इज द इन्वेस्टमेंट, FDI इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी, जो हमारी कंपनी है बनाती है, इंडिविजुअल इन और इंडिविजुअल वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट अनदर कंट्री। जो हमारी FDI है, एक इन्वेस्टमेंट है जो हमारी कंपनी के थ्रू बनाई जाती है। जो हमारी कंपनी है उस चीज उसको बनाती है इन्वेस्टमेंट को, और एक इंडिविजुअल भी बनाता है एक अपनी कंट्री में, एक अकेला कंट्री में, अपनी कंट्री सेपरेट कंट्री। इनटू बिजनेस इंटरेस्ट मिलता है इन अनदर कंट्री, इनटू बिजनेस इंटरेस्ट इन अनदर कंट्री। इसमें बस इतना ही। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट होती है जो कंपनी के थ्रू और इंडिविजुअल के थ्रू बनी जाती है, और उस कंपनी कंट्री में उस बिजनेस से इंटरेस्ट मिलता है अनदर कंट्री को। तो यही FDI है। टाइप्स ऑफ FDI में क्या क्या आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल FDI, वर्टिकल FDI और कॉन्ग्लोमेरेट FDI। जिसमें हॉरिजॉन्टल FDI में क्या कह रखा है, इन्वेस्टमेंट इन द सेम इंडस्ट्री अब्रोड। जो इन्वेस्टमेंट है हम सेम इंडस्ट्री से कर रहे हैं, जैसे तुम्हारी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, तो वैसे ही हम बिस्किट बनाने वाली इंडस्ट्री से ही वो करेंगे, तो उस चीज को ही सेम इंडस्ट्री कहा जाएगा, अब्रोड में जो है उस चीज को। तो हॉरिजॉन्टल FDI उसे ही कहा जाता है। वर्टिकल FDI कौन होती है, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन के, आप बना रहे बिस्किट, वो बना रहे कपड़ा, तो वो अलग होगी ना, डिफरेंट होगी, तो उस वजह से उसे डिफरेंट स्टेजेस, उसे वर्टिकल FDI कहते हैं। और कॉन्ग्लोमेरेट FDI क्या हो सकती है, आपको थोड़ा आइडिया लगाओ। इन्वेस्टमेंट इन अनरिलेटेड बिजनेस अब्रोड। जो अनरिलेटेड बिजनेस होते हैं अब्रोड में, उस चीज पे इन्वेस्टमेंट करना ही कॉन्ग्लोमेरेट FDI। ये इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्ट करती है किस चीज पे, एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमेरेट
एफडीआई। तो बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा, आई होप, मेरे को पूरा भरोसा है आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा सब कुछ कॉन्सेप्ट। इन डीपली कोई नहीं बताएगा आपको, किसी भी चैनल पे चले जाओ कोई भी आपको इतना डीपली नहीं बताएगा, बस ऊपर ऊपर से बता देता है। तभी इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, और भी आपके से जुड़ी वीडियोस आएंगी आगे। और आपको कोई सी भी वीडियो चाहिए, आपके जोन से पेपर है, आप प्लीज कमेंट में ये भी लिख देना जो आपका पेपर कौन सा है और कौन से डेट को है, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बना सकूंगा। और कमेंट बहुत करना कैसी लगी वीडियो, और कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी मतलब अगर आपको अच्छी लग रही है, बुरी भी लग रही है, किस चीज में आपको दिक्कत आ रही है, मतलब कुछ समझ नहीं आया, वो चीजें भी लिखना। आपको क्या मेरा समझ नहीं आ रहा है, क्या चीज की प्रॉब्लम आ रही है, तो हर चीजें लिखना है आपको कमेंट में। आप कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने डाउट्स को। तो एफडीआई हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद एडवांटेज भी पढ़ने हैं एफडीआई के, जो हमारे एडवांटेज होते हैं, फायदे होते हैं। कैपिटल इनफ्लो, इनफ्लो मतलब कैपिटल पूंजी जो होती है हमारी वो आती है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट का मतलब मैंने आपको बताया था, जो रोजगार जनरेट करते हैं, रोजगार लाते हैं। एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। एडवांटेज है किसके, एफडीआई के। बूस्ट करता है एक्सपोर्ट को और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो ये बढ़ाता है, बूस्ट करता है एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट हम करते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी। जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होती है आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होती है, जैसे डॉलर है, डॉलर में ही सबको अब करना पड़ता है ट्रांजेक्शन। अब जैसे हमारी कंट्री इंडिया है और उनकी कंट्री यूएसए है, मतलब अमेरिका, तो इसमें जो हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो हम क्या देंगे उन्हें, करेंसी। तो जो करेंसी दी जाती है ना, वो उस करेंसी को दी जाती है जो नंबर वन इकोनॉमी, और इकोनॉमी सबसे नंबर वन कौन है, हमारा अमेरिका। तो ये दी जाती है भाई, उनका कानून है, ये सबका ही कानून है, कोई भी, क्योंकि सब पे अब आपका रुपीज ही नहीं रहेगा ना, तो इस वजह से हमें एक ऐसी चीज क्वांटिटी में रखनी पड़ती है जो सब पे हो। तो इस वजह से डॉलर को एक वो बना रखा है मेजरमेंट, मेजर करने के लिए। जो हम किसी चीज की भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसको हम डॉलर से ही करेंगे। तो डिसएडवांटेज भी है हमारे एफडीआई के, जिसके एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज पक्का ही होते हैं। रिस्क रहता है फॉरेन डोमिनेंस के उसमें, और प्रॉफिट रेपेट्रेशन भी होते हैं, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहता है। तो इन सब का भी डिसएडवांटेज है। तो जिसके एडवांटेज है, जिसके फायदे हैं, उसके डिसएडवांटेज भी बहुत है। फिर उसके बाद जो हमें पढ़ना है ना, हमें एडवांटेज और हमने डिसएडवांटेज और एफडीआई के पढ़ लिए हैं, तो अब क्या पढ़ना है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो हमारे पोर्टफोलियो होती है उसे हमने देखना है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डेफिनेशन भी बता रखी है, एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, रेफर टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्रीज फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट का मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, डिवेंचर्स होते हैं, शेयर जो हम खरीदते हैं किसी कंपनी के, हम हिस्सा लेते हैं, उसे शेयर्स कहते हैं। और डिवेंचर जो हम कभी किसी कंपनी, किसी से भी लोन लेते हैं, और वो हमें एक कागज, मतलब एक कागज होता है जो डिवेंचर कहा जाता है, जैसे उसी लोन को हम कि उसको शेयर देते हैं, अपना लोन लेते हैं, तो उसको ही डिवेंचर कहा जाता है। तो इन डेप्थ तो मैं बता नहीं सकूंगा, क्योंकि इन डेप्थ बताने की जरूरत भी नहीं है आपको, फाइनेंशियल असेट के बारे में बस इतना याद रहना, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ क्योंकि याद रहे आपको। सच एज स्टॉक, देखो स्टॉक जो होता है वही शेयर होता है, और बॉन्ड्स जो होता है वही डिवेंचर होता है। तो देखो आपको दो दो नाम याद हो गए, शेयर्स स्टॉक, और डिवेंचर को ही बॉन्ड कहते हैं। बाय फॉरेन इन्वेस्टर, बाय फॉरेन इन्वेस्टर, जो फॉरेन के इन्वेस्टर होते हैं ना, इन्वेस्टर जो हमारे इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन इस किसी भी कंट्री में, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर हो जाते हैं। मोर लिक्विड होता है ये, मोर लिक्विड, लिक्विड का मतलब क्या होता है, जो हमारी कैश में बहुत जल्दी बदलाव हो जाए। जैसे कि हमारे कुछ भी सामान है, जैसे आपके बगल में कोई दुकान रहती है, तो उनके पास कुछ भी सामान होते हैं, जैसे बाई चांस आपके बगल में कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान है, उन पे कपड़े बहुत सारे हैं, वो कपड़े बेचने के लिए, तो उनका जल्दी से कपड़े बिक जाएगा, तो वो लिक्विड हो जाएगा ना, लिक्विड है वो, पक्का ही बिकना है वो। या आप उसकी देख लो, जो फॉरेन उसकी होती है फॉर्च्यून की दुकान, उन सब पे जो होते हैं आटा चावल जो भी होते हैं वो जल्दी बिक जाते हैं, तो उसे ही लिक्विड कहते हैं। बैंक के जो पैसे होते हैं वो भी लिक्विड होता है, हमारे कैश में बहुत जल्दी बदलाव में आ जाते हैं। मतलब सीधी सी सादी बात है, जो हमारी कैश में बदलाव आ जाए, जैसे कैश में हमें मिल जाए, बस जो जल्दी से कैश में आ जाए। अब देखो आपके बिजनेस में क्या है, बिजनेस में अगर आपके फर्नीचर है,
फर्नीचर है और आपका फर्नीचर का काम ही है, तो आप तो फर्नीचर बेचोगे तो वो कैश में तो वही होना है। पर उसी जगह जो आपकी फर्नीचर की मशीनें हैं वो तो आप बेचोगे नहीं ना, तो वो लिक्विड नहीं है, तो फर्नीचर लिक्विड हुई। तो ये होता है शॉर्ट टर्म इन नेचर। शॉर्ट टर्म है मतलब कम समय के लिए, और सेंसिटिव टू मार्केट फ्लक्चुएशन, सेंसिटिव होती है मार्केट फ्लक्चुएशन में। तो ये बता रखा है सिर्फ इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, एफपीआई। फिर जो हमें इसके बाद पांचवा पढ़ना है ट्रेड बैरियर के बारे में। ट्रेड बैरियर में दो चीज आ जाती है, एक टैरिफ बैरियर और एक नॉन टैरिफ बैरियर। तो टैरिफ का मतलब मैंने आपको बताया, जो टैक्स होता है, टैक्स उसे ही टैरिफ कहा जाता है। तो टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट, जो हम इंपोर्ट करते हैं किसी सामान को, दूसरी कंट्री जो है हमारी, अनदर कंट्री को अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, कुछ सामान लाते हैं, तो उस चीज को इंपोर्ट कहा जाता है। और इंक्रीज प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स, इंक्रीज प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स, जो भी हमारे दूसरी कंट्री के गुड्स होते हैं, मतलब सामान होते हैं, और हम मंगवा रहे हैं और उनकी प्राइस लेवल बढ़ गए, तो उसके वजह से उसे टैरिफ लगा देते हैं। उस वजह से टैरिफ लगा देते हैं, टैरिफ के वजह से होता है। टैक्स लगा दिया, अगर आपके सामान है 10 रुपए का, उस पर टैक्स लगा दिया 3 रुपए का, तो वो उस हिसाब से 13 रुपए का बन गया, तो वो हाई में हो जाएगा ना, तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ये प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब अपने नेशन की इंडस्ट्री होती है, उस चीज को ये प्रोटेक्ट करता है। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, इंपोर्ट कोटास, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निकल स्टैंडर्ड होता है, एम्ब्रोस और सैग्निशन होता है। मतलब इसका जो है ना शंकेशन जो है, ये इसका होता है पाबंदी, मतलब होता है इसका भी। टेक्निकल स्टैंडर्ड होती है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, इंपोर्ट की क्वाटास होती है। तो देखो इतना इसमें हो गया। जो हमारा ट्रेड बैरियर है, इसमें दो होते बैरियर, टैरिफ बैरियर और एक नॉन टैरिफ बैरियर। तो इन दोनों के बारे में हमने डिटेल पढ़ लिया है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है, इसके बाद जो है हमारा यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन। इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन में हमें कवर करना है टॉपिक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर के बारे में पढ़ना है, डॉक्यूमेंटेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें बिल ऑफ लीडिंग, लेटर गुड, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ईटीसी। इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है, जैसे 4 P's दे रखे हैं हमारे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, स्ट्रेटेजीज। फिर है हमारा इंटरनेशनल लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो दबा के, जितना भी हो सके उस चीज को लाइक करो और शेयर करो भाई, इस वीडियो को बहुत शेयर कर दो, सबको पता चलने चाहिए कैसी वीडियो है, एकदम बढ़िया। फिर उसके बाद हमें पहला टॉपिक्स पढ़ना है। जो हमारा पहला टॉपिक है एक्सपोर्ट के प्रोसीजर। हम किसी सामान को, अगर हमारा जो सामान है, समझ लो हम बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट है, खा लो भाई, ठीक है, बिस्किट जो है वो हम बनाते हैं। ये तो बैग लग रहा है, वैसे बैग का ही समझ लो, बैग है, तो हम बैग बना रहे हैं और दूसरी कंट्री को हम बेच रहे हैं, यहाँ से भेजा और यहाँ बेच दिया, तो इस चीज को ही एक्सपोर्ट का, और वहां से हम खरीदेंगे तो इसे इंपोर्ट कहा जाएगा। तो उस चीज का जो हमें प्रोसीजर देखना क्या क्या उसके बीच में होता है, छोटे मोटे चीज नहीं है, ये बहुत कुछ होता है, तो वही चीज पता करनी है हमें। ये नहीं बस हम बेच देते हैं, उसमें बहुत कुछ होती है। पहले रिसीट ऑफ ऑर्डर लाना, रिसीट ऑफ ऑर्डर होता है जिसमें फॉर्म ऑफ फॉरेन बायर के बारे में लिखा जाता है, फ्रॉम अ फॉरेन बायर। एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है, अप्लाई इफ नेसेसरी, इसमें नेसेसरी है, जरूरी है आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना, अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए। प्री शिपमेंट के फाइनेंस के बारे में, बैंक लोन फॉर प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट, क्वालिटी चेक, इंस्पेक्शन, पैकिंग एंड लेबलिंग, कस्टम्स क्लियरेंस, शिपिंग एंड इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंट सबमिशन और टू बैंक, रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट। देखो मैं ये बोल रहा हूँ आपको, इसमें समझने की तो इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना प्रोसीजर, ये पूछा जाता है आपको। बस ये जो प्रोसीजर है, इतना जितना लिखा है मैंने, आपको लाइन वाइज याद करना है। पहला जो है हमारा रिसीट लेना पड़ता है ऑर्डर का। हमें ऑर्डर आ रहा है फॉरेन बायर से, जो फॉरेन बायर है मतलब दूसरी कंट्री का हमारे खरीद रहा है सामान, तो वो ऑर्डर देगा। जैसे आप बाई चांस आप क्या करते हो, जोमेटो को कुछ भी खाना मंगाना होता है तो जोमेटो को क्या करते हो, ऑर्डर करते हो,
तो आप कौन हो? बायर हो, आप खरीदने वाले हो, और वो सेलर है। तो वैसे ही फॉरेन बायर भी हमसे सामान ले रहा है, जैसे खाना ही ले रहा है, बैग ही ले रहा है। बैग लेने के लिए उसने पहले ऑर्डर किया, रिसीट ऑफ ऑर्डर, फिर एक्सपोर्ट लाइसेंस है उसके पास, जो बेचने वाला है सेलर में, हम सब जो बैग बेचने वाले हैं उन पे लाइसेंस है, तो उस चीज के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो वो बना के रखते हैं। फिर प्री शिपमेंट ऑफ फाइनेंस के लिए बैंक लोन लेना पड़ता है हमें प्रोडक्शन के लिए। अब उससे बैग बना के देना है तो हमें बहुत सारा प्रोडक्शन भी तो करना होगा, बहुत सारा ऑर्डर आया है दूसरे कंट्री से, तो हमें बहुत सारे पैसे भी तो चाहिए ना, तो उस चीज के लिए हम प्री शिपमेंट फाइनेंस भी करते हैं। फिर प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट देखा जाता है। प्रोडक्शन का मतलब वही जो हम प्रोड्यूस करते हैं। क्वालिटी चेक की जाती है, इंस्पेक्शन, हम कुछ गलत तो नहीं दे रहे हैं बैग में, कुछ गलत तो नहीं बना के दे रहे हैं, इंस्पेक्शन की जाती है, सही तो नहीं, सही है ना एकदम सब कुछ। पैकिंग देखी जाती है, लेबलिंग देखी जाती है, जो पैकिंग करते हैं, जैसे आपका कोलगेट है, कोलगेट होता है, कोलगेट उसके ऊपर जो पैकिंग सी हो जाती है उसे ही तो कहा जाता है। या आप उस चिप्स का ही पैकेट देख लो, तो उसको खुला तो नहीं देते ना, उसे पैक करके देते हो, वही पैकिंग होती है। लेबलिंग जो उस पे चिप्स पे लिखी रहती है, जो क्या क्या इसमें डल रखा है, अनियन है, क्या है, सब कुछ लेबलिंग में दिखा जाता है, सब कुछ लिखा रहता है उसमें। कस्टम क्लियरेंस भी होती है, कस्टम की क्लियरेंस भी होती है, कस्टम्स होती है, कस्टम ड्यूटीज होती है, जैसे टैक्स है ना वैसे ही कस्टम ड्यूटीज लगती है, तो क्लियरेंस भी रहना चाहिए। शिपिंग एंड इंश्योरेंस भी रहना चाहिए, जो शिपिंग है और इंश्योरेंस हमारा रहना चाहिए। एक्सपोर्ट प्रोसीजर में डॉक्यूमेंटेशन, सबमिशन टू बैंक में रहना चाहिए, और रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट का भी रहना चाहिए, जो पेमेंट भी रियलाइजेशन हो, मतलब रियल में पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर में बस इतना ही है। फिर जो हमारा इंपोर्ट प्रोसीजर है उसके बारे में हमें समझना है। तो देखो एक्सपोर्ट प्रोसीजर को भी हल्के में मत लेना, वो भी सही है, उसको भी एग्जाम में देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत है। मैंने उसमें स्टार नहीं बनाया क्योंकि एक आएगा जरूर, चाहे एक्सपोर्ट प्रोसीजर या इंपोर्ट, और ऐसा भी हो सकता है बोथ दोनों भी आ सकेंगे। वैसे तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ आपको दिखाने के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं पिछले साल एग्जाम में, पिछले से भी पिछले साल का भी लाया हूँ, तो ऐसे करके मैंने यूनिट वाइज, वो भी यूनिट वाइज लाया हूँ, तो कोई इंपॉर्टेंट होंगे तो आपको वहां पे भी पता चल जाएंगे। पहले तो आप समझ रहे हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन के उस पे जाओगे तो आराम से आपको ढंग से समझ आएगा, पेपर में एकदम अच्छे से करके आएंगे। तो इंपोर्ट प्रोसीजर में क्या करना पड़ता है? ट्रेड इंक्वायरी एंड ऑर्डर प्लेसमेंट, इंपोर्ट लाइसेंस, फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस, प्लेसिंग ऑर्डर, लेटर ऑफ गुड्स क्रेडिट, शिपमेंट एडवाइस, गुड्स अराइवल, कस्टम क्लियरेंस, डिलीवरी एंड पेमेंट। तो देखो बैग बैग बेचने वाले तो हम एक्सपोर्टर थे, अब वो जो बैग खरीद रहे हैं दूसरे फॉरेन वाले, तो वो क्या कर रहे हैं? ट्रेड की इंक्वायरी कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहा है उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, भाई सही है नहीं है वो। ऑर्डर प्लेसमेंट, जो हमने ऑर्डर किया था, किसने? जो फॉरेन वाला था, समझ लो वो जो दूसरा बंदा है, हमने तो एक्सपोर्ट किया, अब जो दूसरा जो खरीदने वाला है उसे ही इंपोर्टर कहेंगे अभी हम। तो वो ऑर्डर प्लेसमेंट देखा जा रहा है। फिर इंपोर्ट लाइसेंस उस पे भी रहना चाहिए। हम जब वो हम बेच रहे थे तो हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ी थी, वो खरीद रहा है तो उसने इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ी थी। ये देखो इफ नीडेड, जरूरत। फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस भी होना चाहिए उस पे, मतलब उस पे पैसा रहना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट मैंने अभी आपको बताया था, क्लियरेंस भी होना चाहिए उसके में। प्लेसिंग ऑर्डर इंडेंट रहना चाहिए, ठीक है। प्लेसिंग ऑर्डर जहाँ पे वो ऑर्डर कर रहा है, जैसे आप अपने घर पे ऑर्डर करते हो वो प्लेसिंग ऑर्डर होता है, तो वही उसे ही कहा जा रहा है। लेटर ऑफ गुड क्रेडिट होता है, एक लेटर होता है जिसमें लिखा रहता है सब कुछ, तो वो चीज भी होनी चाहिए। फिर शिपमेंट ऑफ एडवाइस भी होनी चाहिए, ठीक है, शिपमेंट की एडवाइस भी रहनी चाहिए। गुड्स अराइवल होना चाहिए, कस्टम क्लियरेंस उधर भी था और इधर भी है। डिलीवरी एंड पेमेंट की भी होनी चाहिए, डिलीवरी एंड पेमेंट की भी। तो इंपोर्ट प्रोसीजर उससे ट्रेड एक्सपोर्ट प्रोसीजर से छोटा है और आसान भी है, पर आपको याद दोनों करने, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमें डॉक्यूमेंटेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है, तो इसमें पहले डॉक्यूमेंट देखना है और पर्पस देखना है। तो ये देखो, ये जितने भी हैं हमारे डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ लेडिंग जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन एक्सपोर्टर एंड शिपिंग कंपनी फॉर डिलीवरी, जो हमारी शिपिंग कंपनी होती है जो डिलीवर करती है सामानों को, और एक्सपोर्टर जो होते हैं, हम सामान दे रहे हैं, हम सामान दे रहे हैं, हम सामान को दे रहे हैं किसे? शिपिंग वाले को, जो जहाज में ले जाते हैं, शिपिंग होती है तो उसको दे रहे हैं सामान को। तो उन इन दोनों के, एक्सपोर्टर और ये शिपिंग वाले में ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस चीज को ही बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट किसे कहा जाता है? जब बैंक्स प्रॉमिस टू पे एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ इंपोर्टर, जब हम क्या, अब जैसे तुमने सामान मंगा लिया जोमेटो से,
अभी अपने आप को इंपोर्टर समझो, आप सामान मंगवा रहे तो आप इंपोर्टर है, और जो बायर होता है उसे एक्सपोर्टर कह रहे हो, वो आपको दे रहा है तो एक्सपोर्टर हुआ। तो आप पैसे दोगे या नहीं दोगे, तो उस चीज को वो जो है ना प्रोमिस करता है बैंक्स, कुछ प्रोमिस करता है एक्सपोर्टर को, जो सामान दे रहा है आपको, सामान दे रहा है उस चीज को प्रोमिस करता है, जो सामान दे रहा है, तो इंपोर्टर आपको पैसा दे देगा, आप पैसा दे दोगे। आप अपने आप पे लेके देखो। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट टू ऑफ ओरिजिन, जिसमें सर्टिफिकेट द ओरिजिन ऑफ गुड्स, सर्टिफिकेट जो ओरिजिन गुड्स है, जो हमारे गुड्स होते हैं जो हम बेच रहे हैं, बैग्स बेच रहे थे, उसका ओरिजिन होगा, सर्टिफिकेट होगा। कमर्शियल इनवॉइस होना चाहिए, इनवॉइस होता है एक, उसको रहना चाहिए जिसमें प्राइस और डिटेल ऑफ गुड्स, गुड्स की ना डिटेल भी होनी चाहिए, और प्राइस जो उसके जो हम बेच रहे हैं जिस अमाउंट में, उसकी प्राइस भी रहनी चाहिए। पैकिंग लिस्ट भी होनी चाहिए, डिटेल ऑफ आइटम्स इन शिपमेंट, जो भी डिटेल होगी आइटम्स की उसके शिपमेंट में। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, प्रूव्स गुड्स आर इंश्योर्ड ड्यूरिंग ट्रांसिट, मतलब जो हमारे गुड्स हैं वो इंश्योर रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसके लिए इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बनाई जाती है। कस्टम डिक्लेरेशन भी करा जाता है, कस्टम एक ड्यूटी होती है जो रिक्वायर्ड होती है दोनों को, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चेक पॉइंट पे। तो यही है इसमें डॉक्यूमेंटेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या जरूरत होती है, तो हमें सारे एक साथ सारे पढ़ लिए हैं हमने। फिर उसके बाद जो हमें पढ़ना है, इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है। इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये जो ये प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है? प्लानिंग का। ये एक प्रक्रिया है प्लानिंग की, जो एग्जीक्यूट करता है प्राइसिंग को, प्राइस को करता है, प्रमोशन को करता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे गुड्स एंड सर्विस को है ना अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर से बाहर, ठीक है, अक्रॉस, जिसमें हमारे 4 पीस दी जाती है इंटरनेशनल मार्केटिंग में, जिसे हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन कहा जाता है। 4 पीस मतलब 4 पीस, मतलब पी 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 से प्रोडक्ट, पी से प्राइस, पी से प्लेस, पी से प्रमोशन। तो प्रोडक्ट में क्या क्या कहा गया है? मस्ट बी अडेप्टेड टू लोकल टेस्टेड लॉज एंड क्लाइमेट, ठीक है, ये अडेप्ट करते हैं, उसको अपनाते हैं लोकल टेस्ट को, प्रोडक्ट और लो कानून को फॉलो करो, क्लाइमेट। प्राइस में क्या है? कंसीडर टैक्सेस रहना चाहिए, टैरिफ रहना चाहिए, करेंसी फ्लक्चुएशन रहना चाहिए, मतलब टैक्स भी इंक्लूड रहना चाहिए प्राइस में, ये कहा गया है, और टैरिफ, करेंसी फ्लक्चुएशन के भी। प्लेस जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस जो होता है, एफिशिएंट चैनल्स एंड लॉजिस्टिक, मतलब लो कॉस्ट में हमारा होना चाहिए, और लॉजिस्टिक्स होना चाहिए, प्लेस एकदम वो होना चाहिए एफिशिएंट चैनल एंड लॉजिस्टिक। प्रमोशन होना चाहिए, कल्चरल डिफरेंसेस और इन एडवर्टाइजिंग स्टाइलिश मीडिया यूजेस, हम जो प्रमोशन करते हैं किसी थ्रू, एडवर्टाइजिंग स्टाइल के थ्रू या मीडिया यूजेस के थ्रू। तो इतना ही इंटरनेशनल मार्केटिंग में बताया गया है। इसके बाद है हमारा इंटरनेशनल लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसमें हमारा इंटरनेशनल लॉजिस्टिक के बारे में इन्वॉल्व शिपिंग, वेयर हाउसिंग, कस्टम, पैकेजिंग एंड डिलीवरिंग, फोकस ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग डिलीवरी टाइम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में कोऑर्डिनेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी ऑन ए ग्लोबल स्केल। तो एक एक करके समझते हैं। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक क्या कहता है? जब हम मैनेज करते हैं फ्लो ऑफ गुड्स, जो हमारी फ्लो ऑफ गुड्स है, मतलब गुड्स आ रही है, जा रही है, फ्लो हो रही है, तो उस चीज को हम जब मैनेज करते हैं अक्रॉस बॉर्डर, बॉर्डर से बाहर एफिशिएंटली, मतलब लो कॉस्ट में, तो उसे ही इंटरनेशनल लॉजिस्टिक कहा जाता है। इन्वॉल्व्स शिपिंग, वेयर हाउस, शिपिंग जो है उसमें शिपिंग की जाती है। अभी मैंने आपको शिपिंग के बारे में बताया था, जब हम सामान किसी शिप के द्वारा, शिपिंग के द्वारा दिए जाते हैं। वेयर हाउसिंग, जब हम सामान को किसी जगह पे रखते हैं उसे ही वेयर हाउसिंग कहते हैं। कस्टम, हम जो एक टैक्स, कस्टम ड्यूटी होती है, जैसे जीएसटी होती है वैसी कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती है। पैकेजिंग, और पैकेजिंग के बारे में आपको मैंने बताया, पैकेजिंग वो होता है जैसे हम चिप्स की पैकेट पे पैकेट हो, वो पैक करके आता है, तो उस चीज को ही पैकेजिंग कहा जाता है। एंड डिलीवरी जो हम डिलीवरी करते हैं। फोकस ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट, ये फोकस करती है रिड्यूस करने में, किस चीज को? कॉस्ट को रिड्यूस करने, और इंप्रूव करती है डिलीवरी टाइम को। जो हमारा सामान है उस चीज की लागत को, मतलब कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करी जाती है, और जो डिलीवरी है वो भी टाइम पे पहुंचाने की बात की जाती है। जैसे आजकल में बताया जाता है जेप्टो इन 5 मिनट में आ जाएगा, ऐसे करके सामान 5 मिनट में आ जाएगा। तो वो क्या कहना चाह रहा है? यही कहना चाह रहा है ना, डिलीवरी का जो टाइम है उसे इंप्रूव करता है, मतलब लोग और जो है सस्ते पे सस्ता कर रहे हैं आजकल सामान, तो वो रिड्यूस कर रहे हैं अपने कॉस्ट को।
फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल गुड्स। रॉ मटेरियल फाइनल गुड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर भी आपको थोड़ा मोड़ा बता देता हूँ। रॉ मटेरियल जैसे हम बाई चांस कुछ भी, जैसे कि हाँ आप टी पी रहे हैं, टी टी पी लिए, तो किससे टी बनी है, मिल्क से। तो मिल्क जो हो गई हमारी, मिल्क जो हो गई वो हो गई रॉ मटेरियल, और टी जो हो गई हमारी फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आपको। तो क्या बोला, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए इन दोनों के बीच में, रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट के बीच में, डिलीवरी ऑन ग्लोबल स्केल पे। ठीक है, तो ये ग्लोबल स्केल पे हमें डिलीवरी करनी है, कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच में, रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहता है। तो इसमें इंटरनेशनल लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में बस इतना ही कहा गया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इतना ही कहा गया है बस। फिर जो हमारा रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस, तो देखो रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, इन इंटरनेशनल बिजनेस हमें वो देखना है, टाइप्स ऑफ रिस्क और डिस्क्रिप्शन देखना है। करेंसी रिस्क होगा, पॉलिटिकल रिस्क होगा, क्रेडिट रिस्क होगा, ट्रांसपोर्टेशन रिस्क होगा, लीगल रेगुलेटिंग रिस्क होगा। तो इसका ही हमें डिस्क्रिप्शन देखना है। तो करेंसी रिस्क में ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, जो हमारे एक्सचेंज रेट है फ्लक्चुएट होती रहती है, तो उस वजह से करेंसी रिस्क भी बढ़ जाता है। इनस्टेबिलिटी और चेंजेस इन फॉरेन पॉलिसी, अगर चेंजेस फॉरेन की पॉलिसी चेंज होने के और इनस्टेबिलिटी हो जाती है, तो उस वजह से पॉलिटिकल रिस्क भी हो जाता है। क्रेडिट रिस्क ये होता है जब बायर में नोट पे ऑन टाइम और एट ऑल, जब हमारा बायर है जो खरीदने वाला बेचने वाला है, वो हमारा टाइम पे नहीं करता है, कुछ सामान टाइम पे नहीं करता। ठीक है, ट्रांसपोर्ट रिस्क, डैमेज और लॉस ड्यूरिंग शिपिंग, डैमेज भी हो सकता है जब हम कुछ सामान को ले जा रहे हैं। ये हमारा ट्रक है, समझ लीजिए, ट्रक है तो नहीं, वैसे समझ लीजिए ट्रक है, ये सामान को भर भर के ले जा रहा है, और इसका ये क्या हो रहा है, इसका जो है लॉस में चला गया, मतलब ड्यूरिंग लॉस, मतलब शिपिंग जैसे डैमेज हो गया। अगर किसी यहाँ से भी कोई कार आ रही है, कार आ गई, ठीक है, यहाँ से इसने ठोक दिया ऐसे, तो इसका जो सामान है वो सारा गिर गया, एक जगह पे गिर गया जहाँ खाई थी पूरी, तो वो सारा डैमेज हो गया, तो लॉस हो गया ना इनको। तो वही कह रहे, ट्रांसपोर्ट रिस्क भी होता है, लीगल रेगुलेटरी रिस्क भी होता है, जिसमें लॉ बहुत सारी लॉ वेरी करती है हर जगह, हर कंट्री में, डिफरेंट टू डिफरेंट कंट्री। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स भी दे रखी है, जिसमें हमारा हैजिंग, एक्सपोर्ट इंश्योरेंस, ये सब हमारी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, जिससे हम अपने रिस्क को कम से कम कर सकते हैं। हैजिंग से जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फिर एक्सपोर्ट इंश्योरेंस होना चाहिए, यूज ऑफ रिलायबल पेमेंट मेथड जैसे लाइक एलसी, एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, फिर डाइवर्सिफाइंग मार्केट होनी चाहिए। तो बस इसमें रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस में क्या रिस्क होते हैं, उस चीज को मैनेज करने की सारी चीजें बता रखी है, यहाँ टेक्निक तक बता दी, जिससे हमारा थोड़ा कम से कम रिस्क हो जाए। देखो इन डिटेल बता रहा हूँ सब कुछ आपको। तो इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लिया है ना आपने, सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं भी किया तो सब्सक्राइब करो। तो इसके बाद हमें जो, तो इसके बाद हमें समझना है यूनिट 5, जो हमारा यूनिट 5 आ गया हमारा, जो लास्ट यूनिट है हमारा, एमर्जिंग इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस। देखो भाई अब लास्ट यूनिट है एकदम, ठीक है, थोड़ा काम डाउन हो जाओ। और जैसे कि आप अगर लगातार देख रहे हो, तो अगर लगातार भी नहीं देना तो टाइम स्टैम्प्स दे दिए जाएंगे आपको, जिस पे आपको अगर रुकना है तो रुक सकते हैं आप, पार्ट पार्ट में भी देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, इसमें हमारे एमर्जिंग इशू इन इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, ई कॉमर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन ट्रेड, ठीक है, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस, इम्पैक्ट जो है कोविड-19 ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल ट्रेड में, इंडिया की पोजीशन क्या है, डिजिटल ट्रेड, डिजिटल जो ट्रेड है, व्यापार होने, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केट। तो इन सब के बारे में हम पढ़ना। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, ई कॉमर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। ई कॉमर्स क्या कहता है, ई कॉमर्स रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट अक्रॉस इंटरनेशनल ब्रोड। तो देखो सिंपल भाषा में ये कह दूं, जो हमारा ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, जिसमें हम बाय करते हैं, मतलब खरीदते हैं या बेचते हैं, सेलिंग करते हैं, किस चीज को, गुड्स और सर्विसेज को, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। जैसे कि आपको सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ, अमेजोन है, ठीक है, हम उससे क्या करते हैं, सामान बाय करते हैं,
और कोई उसमें ही हमारी, चाहे हमारे ही देश का हो या दूसरे ही देश का हो, वो हमारे उसको बेचता है, वो वही सामान देता है, कुछ बैग बना रहा है वो भी, उसका बैग बनाने की कंपनी है, उसने इधर सेलिंग के लिए डाल दिया और इसने हमें बाई करने के लिए दे दिया। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। तो वही इंटरनेशनल ब्रोड को अक्रॉस करता है, तो इसे ही ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, अब समझ आ गया, ई कॉमर्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। इसके बेनिफिट्स क्या कह रहे हैं? बेनिफिट्स है हमारे, एक्सपेंड्स ग्लोबल रीच, रिड्यूस ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन कॉस्ट, जो हमारे ग्लोबल रीच जो है उसको एक्सपेंड करती है और रिड्यूस करती है हमारे ट्रांजेक्शन को, लेन देन को और कम्युनिकेशन कॉस्ट को। एनेबल्स और स्मॉल फर्म टू एक्सेस इंटरनेशनल फर्म, जो हमारे छोटे से छोटे फर्म होते हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट को। फास्टर ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड पेमेंट, बहुत जल्दी ऑर्डर को प्रोसेस कर लेते हैं और पेमेंट भी जल्दी। आपको अमेजोन को देख के समझ लो, अमेजोन बहुत जल्दी आपका फास्टर प्रोसेसिंग, मतलब आपको जल्दी से जल्दी सामान पहुंचा देता है, या फ्लिपकार्ट या मीशो या मिंत्रा जो भी है वो सब आपको सामान पहुंचाते हैं और पेमेंट भी बढ़िया करते, पेमेंट भी बहुत जल्दी हो जाता है। चैलेंजेस क्या रह जाते हैं इसमें? साइबर सिक्योरिटी थ्रेट भी आते हैं, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन एंड रेगुलेशन के भी हैं, लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी इशू के वजह से, और डिजिटल डिवाइड बिटवीन कंट्रीज। तो ये भी चैलेंज है। देखो भाई, किसी के एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, तो जिसके बेनिफिट्स है उसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे होंगे। तो इसके हिसाब से अब दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा, दूसरा हमारा सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन ट्रेड। सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन ट्रेड में पढ़ना है। सस्टेनेबिलिटी इन इंटरनेशनल बिजनेस मींस कंडक्टिंग ट्रेड बिजनेस ऑपरेशन इन अ वे दैट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये सस्टेनेबिलिटी इंटरनेशनल बिजनेस ये कंडक्ट करता है, जो हमारा व्यापार है और बिजनेस ऑपरेशन है वो हमेशा के लिए प्रोटेक्ट रहे इन्वायरमेंट में, क्योंकि जो आगे वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उसके लिए भी रिसोर्सेज है ना जो प्रोटेक्ट रहे। जैसे कि हमारा कोल है, मतलब कोल है, कोयला, और पेट्रोल है, तो उस चीज को हमें ज्यादा वेस्ट आउट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे वाली जनरेशन के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें देखना पड़ेगा। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। तो वही सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन ट्रेड में कहा जाता है। तो ये ग्रीन ट्रेड में इन्वॉल्व भी है कुछ कुछ, जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ, इको फ्रेंडली जिसमें हमारा पेड़ पौधा को किसी चीज को इफेक्ट ना पड़े, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ जिसमें हवा कुछ भी किसी चीज को भी नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। और मिनिमाइजिंग करो कार्बन फुटप्रिंट को, कम से कम करो कार्बन फुटप्रिंट को। कॉम्प्लाइंग विद इन्वायरमेंट लॉज को फॉलो करो और स्टैंडर्ड को करो। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल जैसे एनर्जी में सोलर एनर्जी आ जाती है, जो धूप से रिन्यूएबल होती रहती है एनी टाइम। रिसाइकल पैकेजिंग, जैसे कि बोतलों पे भी लिखा रहता है ना रिसाइकल हो सकता है ये, तो वही रिसाइकल पैकेजिंग। तो इन सब में इन्वॉल्व है, किस चीज में इन्वॉल्व है? ग्रीन ट्रेड में। तो ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर जो हमारा तीसरा टॉपिक है इसमें, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें बिजनेस इज मस्ट मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड। ये मेंटेन करते हैं एथिकल, हमारे वो एथिकल स्टैंडर्ड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। जो एथिक्स होते हैं इन सब के, उसको स्टैंडर्ड रखते हैं अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, इवन वेयर रेगुलेशन डिफर, जिसमें कॉमन एथिकल है इन सब के। चाइल्ड इनके वो हैं, मतलब एथिक्स हैं जो ये कभी जिंदगी में करेंगे नहीं वो चीजें। एथिक्स होते हैं, हर कंपनी के एथिक्स होते हैं, जो हम कोई भी जो हमारे सोशल वाले सोसाइटी में उनको कुछ हार्म नहीं पहुंचेगा, उन सबके एथिक्स होते हैं। तो इसके भी कॉमन एथिक्स होते हैं। देखो, कॉमन एथिकल कंसर्न होते हैं। चाइल्ड लेबर एंड लेबर राइट्स वायलेशन, जैसे हमारे छोटे बच्चों को काम नहीं करने देना चाहते हैं, वो राइट नहीं है, हमारे वायलेशन है, गलत है ये चाइल्ड लेबर को काम देना, मतलब छोटे बच्चों को काम देना। 18 साल से छोटे बच्चों को हमारे एथिक्स नहीं है जो हम उस चीज को उनसे काम करा सकते, ये कानूनी अपराध है।
तो ब्रीवरी एंड करप्शन भी नहीं करना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन और हैंड हरेसमेंट भी नहीं करना चाहिए। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जो कोई गरीब है तो उसको कुछ समझो ही, मतलब छोटे वर्कर है तो मैनेजर उसे कुछ कर रहा है, हरेसमेंट भी नहीं करना चाहिए, उसके साथ गंदा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए, एनवायरमेंट एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट भी नहीं देना चाहिए। इसमें ही एथिकल प्रैक्टिस भी दी जाती है, अडोप्टिंग ग्लोबल कोड्स ऑफ कंडक्ट। जो कोड्स ऑफ कंडक्ट है ना, अडॉप्ट करता है वो उसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR बोला जाता है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाता है, ये एथिकल प्रैक्टिस है। एंश्योरिंग फेयर ट्रेड, मतलब कोई गलत नहीं करना, लॉफुल काम करना, लीगल काम करना, इलीगल काम नहीं करना, तो एंश्योरिंग फेयर ट्रेड पॉलिसीज, तो ये कहता है। इसके बाद हमारा जो इम्पैक्ट है, हमारा इम्पैक्ट क्या आया था कोविड-19 ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखो इसमें ना आपको मैं अगर ना भी बताऊं तभी भी आपको कुछ कुछ आइडिया होंगे, पर भी मैं बताऊंगा आपको। सेवर डिस्पर्शन इन disruption in global supply chain, decline in exports and import due to lockdown, rise in digital trade and e-commerce, increased importance of local sourcing and diversification, new policy and protocol for global health safety। ये क्या कहना चाह रहा है, कोविड-19 जब आया तो इंटरनेशनल जो ट्रेड था हमारा उसमें डिसरप्शन हो गया था, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिक्लाइन हो गए थे, कम हो गए थे, गिरावट आ गई थी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। कब, जब लॉकडाउन लग गया था। फिर राइस क्या होने लगा, मतलब हमारा जो है डिजिटल ट्रेड और ई कॉमर्स बहुत बढ़ने लगा। हम ई कॉमर्स अमेजोन से ही सब कुछ मंगा लेते थे, डिजिटल ट्रेड करते थे, व्यापार जो है हमारा डिजिटल ट्रेड ही होता था। तो इन सब चीजों में बढ़ोतरी हो गई और ये सब नीचे गिर गए, ये इनके डाउनफॉल आ गए और इनके अपवर्ड आ गए, मतलब वो हो गया, डाउनफॉल आ गए और अपफॉल आ गए। इन सब के जो है डिजिटल ट्रेड और ई कॉमर्स के अपफॉल आ गए और इनके डाउनफॉल आ गए। तो इंक्रीज हो गए इनके इंपोर्टेंस लोकल सोर्सेज और डाइवर्स के। और न्यू पॉलिसी ने ये कहा गया है, प्रोटोकॉल जो है हमारा, ये प्रोटोकॉल चलाया ग्लोबल हेल्थ सेफ्टी, जो ग्लोबल है वो अपनी हेल्थ सेफ्टी के भी ध्यान रखे। तो इन सब में यही बस इम्पैक्ट बताया कोविड-19 में क्या क्या आया। वैसे तो वो नहीं है इम्पोर्टेंट, पर भी आपको आना चाहिए ना, सब कुछ आ सकता है, कहीं बाई चांस आ जाए। तो इसके बाद जो हमें पांचवा पढ़ना है, पांचवा इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल ट्रेड। जो हमारी इंडिया की पोजीशन है ग्लोबल ट्रेड में वो बताया। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जो इंडिया है एक वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट फास्टेस्ट मतलब बहुत जल्दी वाली ऐसी वो बनी है इंडिया, जो ग्रोइंग हुई है इकोनॉमिक्स में। इसमें मेजर एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज है, जैसे IT है, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल है। तो इन सब की वजह से जैसे मेंबर है हमारी इंडिया WTO की, ब्रिक्स की, G20 एशियन G20 के आपने पढ़ा होगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है लाइक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स। तो ये जो हमारा आत्मनिर्भर भारत आपने सुना होगा, मेक इन इंडिया नरेंद्र मोदी जी से, तो आपने ये सब सुना होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम क्या है और हमारे चैलेंजेस भी हैं इसमें। अब देखो जिसके फायदे जिसके नुकसान। ट्रेड डेफिसिट मैंने आपको बताया था, जब हम इंपोर्ट ज्यादा करने लग जाते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तो वो हमारे लिए चैलेंजेस हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज आ जाता है, डिपेंडेंस ऑन फ्यू मेजर मार्केट, किसी मार्केट में फ्यू कुछ मार्केट पे हम डिपेंड हो जाते हैं, वो भी हमारे चैलेंज है। कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन भी बड़ी कठिनाइयां आ जाती है, कॉम्प्लेक्स होती है, तो इस वजह से भी हमें दिक्कत हो जाती है। इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल ट्रेड में बस इतना ही है। फिर उसके बाद है डिजिटल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल मार्केट। डिजिटल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल मार्केट। डिजिटल ट्रेड इंक्लूड करता है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज विया डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये तो जो है इंक्लूड करता है ट्रेड को, गुड्स एंड सर्विसेज को, किसके थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के। फीचर इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, AI, बिग डाटा यूज इन ट्रेडर और फास्टर कम्युनिकेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे लाइक अमेजोन, देखो आगे अमेजोन, अलीबाबा एनेबल्स क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। बैरियर्स भी हैं इसकी,
पाबंदी भी है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ, साइबर सिक्योरिटी रिस्क और अनइक्वल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली। तो इतना है हमारा डिजिटल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल मार्केट में। तो इसके बाद हम यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू जिसे कहा जाता है, यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसे पीवाईक्यू कहते हैं, वो भी हम इंटरनेशनल बिजनेस के हम पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा सेगमेंट, ये सबसे प्यारा है। ये जो हमारी ये वीडियो में ना सबसे अच्छी चीज है, जो हम वन शॉट के साथ साथ ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट वो भी प्रीवियस ईयर को देख के हम लाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वो भी। तो हमारी वीडियो में बस यही अच्छी चीज है जो हम कुछ अलग करते हैं सबसे। तो सब्सक्राइब कर लिया होगा इस चैनल को, और उसका नोटिफिकेशन बेल को ऑन करा, ये नोटिफिकेशन बेल, ड्राइंग थोड़ी बेकार है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों से। देखो सबसे पहले जो यूनिट वाइज में हमारा यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, सॉरी कट गया पर भी कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें क्वेश्चन है हमारा डिफाइन इंटरनेशनल बिजनेस, तो उसका आंसर दे रखा है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, वैसे तो मैं बताऊंगा। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व कमर्शियल ट्रांजेक्शन सच एज, यही जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वही डेफिनेशन दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, वही डेफिनेशन में आएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, जो कैसे कैसे आएंगे, और कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से कर सकते हो, आप नोट से ही देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसके साथ आंसर भी एक्सप्लेन कर दूंगा कुछ कुछ। इसमें ही व्हाट आर द मेन मोड्स ऑफ एंट्री इंटरनेशनल मार्केट, देखो हमने पढ़ा था ना, क्या क्या पढ़ा थे, देखो एक्सपोर्टिंग के बारे में, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर और होल्डिंग हाउस, ये भी हमने पढ़ा था यूनिट फर्स्ट में। फिर उसके बाद यूनिट फर्स्ट का ही तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। देखो मैं इसको क्यों नहीं समझा रहा दोबारा, क्योंकि एक बार तो समझा चुका हूँ, और लंबी वीडियो करके तुम्हारा फायदा तो नहीं है, तभी मैं बताऊंगा। कंपैरेटिव एडवांटेज में हमने कंपैरेटिव एडवांटेज पढ़ा था ना, डेविड रिकॉर्ड ने जो दिया था उसको इट सजेस्ट करा था इन्होंने, ठीक है, ये सारा बता दिया उन्होंने वापसी करके, की पॉइंट भी दे रखे, इवन इफ ये करके सारा दे रखा है, ठीक है भाई, पढ़ लेना, नोट्स तो आपके लिए है ही। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख देना, तो मैं दे दूंगा आपको। फिर यूनिट सेकंड जो है हमारे, यूनिट सेकंड इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका क्वेश्चन फर्स्ट है जो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा था, 4 कंपोनेंट थे, आप कमेंट में भी लिख के जाना, 4 मेन कंपोनेंट थे, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ था, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में था, तो उसमें भी कुछ पॉलिटिकल लीगल सोशल कल्चरल टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट फैक्टर्स भी दे रखे हैं। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। क्वेश्चन 2 है जो हमारा पेस्टल के बारे में एनालिसिस के एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन भी कर रखा है पेस्टल। देखो पेस्टल की अब तुम्हें समझनी है, मैं अब पेस्टल एनालाइजिंग टूल्स है, ये सब तो मैंने आपको बता दिया था। अब ये बता रहा हूँ, पी से पॉलिटिकल है, ई से इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिक है, और एस से सोशल है, ठीक है। इसमें और पेस्टल है तो PES, फिर टी से क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल, ई से इन्वायरमेंटल। तो देखो ये पूछ सकता है, ये वाला क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्टर हेल्प्स बिजनेस मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन व्हेन एंटरिंग एंड और ऑपरेटिंग इंटरनेशनल मार्केट। तो वेरी इजी है, और आप एग्जाम में बहुत चांसेस के आने के। फिर जो हमारा डिस्कस किया गया है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हमने इसमें पढ़ा था ट्रेड नेगोशिएशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा नहीं था, क्योंकि हमने इसको ओवरव्यू लिया था, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब इसका फुल डिटेल नहीं आएगा, पर भी अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रेड नेगोशिएशन होता है, ट्रेड लिबरलाइजेशन हो जिसमें लाइसेंस के बारे में बताया जाता है, ठीक है। फिर उसमें डिस्प्यूट भी होता है, देखो मैंने जो बताया था ना आपको वही लिख के दे रखा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है बाय प्रमोटिंग फेयर ओपन, मैंने सब कुछ आपको बता दिया था वैसे ही। और ये नोट्स हैं आपके, तो आप आंसर देख सकते हैं, इसी वजह से मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लाता हूँ, क्योंकि आपको समझ आएगा। यूनिट थर्ड से अब आपको समझ आएगा, यूनिट थर्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पक्का आने की कुछ चांसेस है।
ये दे रखा है, ठीक है आपको, और मैंने नोट्स में भी दिया था आपको, तो आप याद कर सकते। कंपोनेंट बता रखे सारे। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट के बारे में बता रखा है। फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, व्हाट आर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये भी मैंने आपको ढंग से बताया एकदम डिटेल में। देखो क्वेश्चन आपको पता भी तो रहना चाहिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तभी मैं ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लाया हूँ, क्योंकि आपको पता तो चलना चाहिए कैसे क्वेश्चन आए हैं और जो उनसे इम्पोर्टेंट है। तो ये है इम्पोर्टेंट दिशा, ये सब आपको पहले टैरिफ बैरियर के बारे में बताना है, फिर उसके टाइप्स बताने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा नॉन टैरिफ था, नॉन टैरिफ के बारे में बता देना है, नॉन टैरिफ के टाइप्स बता देना है। फिर जो चौथा यूनिट आता है हमारा, चौथा यूनिट हमारा इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन। इसमें क्वेश्चन है हमारा, आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट प्रोसीजर मैंने आपको समझाया फुल डिटेल। फिर डिस्कस किया गया, इधर डिस्कस किया गया हमारा लॉजिस्टिक, इंपोर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट डेटा। ये भी मैंने फुल डिटेल आपको बताया, पर भी देखो एफिशिएंट मूवमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इफेक्टिव लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन, मैंने सब कुछ आपको बताया। वही बस क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो चीज समझा रहा हूँ। फिर जो हमारा यूनिट 5 लास्ट यूनिट है, उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक, देखो कॉमर्स मैंने आपको बता दिया यार, सब कुछ बता दिया नोट्स में ही। फिर भी मैं आपको बस ये दे रहा हूँ जो आपको आंसर किस बारे में कैसे कैसे करके लिखना है, वो भी तो आपको पता रहना चाहिए। तो इसमें बस ऐसे जो दूसरा है हमारा, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। तो देखो भाई, अब तो आपको समझ ही आ रहा होगा, कुछ भी मैंने एकदम गलत नहीं पढ़ाया। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सब कुछ वही सब आ रहे हैं जो जो मैंने पढ़ाए हैं आपको, वही चीजें लिख के भी आ रही हैं। तो ठीक है, मैंने ये नहीं बना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप जाके चेक भी कर लेना। फिर उसके बाद जो है हमारा ये, इसमें ही इतना बड़ा क्वेश्चन है जो हमें कोविड-19 पे लिखना है, ठीक है। आपको आराम से सारे एक एक पॉइंट को डिटेल में लिख सकते हैं, आप इसे पढ़ के जा सकते हैं आराम से। वही चीजें जो मैंने आपको बताई है उधर, वही चीजें हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें, वही चीजें हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था सबसे, ये लास्ट क्वेश्चन है, और कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, इतना ही है बस क्वेश्चन, ठीक है। अब इस यूनिट 5 भी खत्म होता है इसके बाद, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ आया होगा, और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, मौज रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत देर तक बने रहे, कमेंट जरूर करके जाना, और अपने सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कह देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।